गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले कैपिटल बजटिंग नाम का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए कैपिटल बजटिंग। हेडिंग डालिए कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग में हमें क्या पढ़ना है? तो कैपिटल मतलब बिजनेस करते समय जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बिजनेस करते समय जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते समय कौन से जगह या कौन से प्रपोजल में वो एक्सपेंडिचर करना और कौन से प्रपोजल में एक्सपेंडिचर नहीं करना, ये हमें यहां पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीनरी खरीदनी है, अब मशीनरी खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा। तो मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम मशीनरी खरीदने गए तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, मशीनरी एक्स और मशीनरी वाई। मशीनरी एक्स और मशीनरी वाई। तो इसमें से कौन सी मशीनरी परचेस करना और कौन सी मशीनरी को रिजेक्ट करना, इसका डिसीजन लेने के लिए इस टॉपिक की मदद ली जाती है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते समय आपने कौन से प्रपोजल में एक्सपेंडिचर करना चाहिए और कौन से प्रपोजल में एक्सपेंडिचर नहीं करना है, यह हमें यहां पढ़ना है। बराबर। अब ये कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना, कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट करना, ये निकालने की या ये डिसीजन लेने की अलग अलग टेक्निक्स हैं। उसमें से मैं जितनी भी टेक्निक आपके सिलेबस में है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें से पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड। पहली टेक्निक कौन सी है? पे बैक पीरियड। मैं एक साथ सारी टेक्निक एक्सप्लेन नहीं करता हूं, एक एक टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पे बैक टेक्निक या पे बैक पीरियड, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आज जो पैसा आप किसी मशीनरी में या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी मशीनरी में या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पैसा आपको कितने समय बाद वापस मिलेगा। तो उसे कहा जाता है, आज जो मैंने पे किया वो बैक, मतलब मेरे पास कब आएगा? पे बैक पीरियड। मतलब आज यदि मैं मशीनरी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं और हर साल वहां से जो इनफ्लो मिलने वाला है वो 20,000 है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपया मैंने आज उस मशीनरी में इन्वेस्ट किया, वहां से जो मुझे इनफ्लो मिलने वाला है वो यदि हर साल 20,000 है, तो मैं ये कहूंगा कि आज का लगा हुआ 1 लाख रुपया 20,000 हर साल मुझे वापस मिलेगा। तो 5 साल में मेरा 1 लाख रुपया मुझे वापस मिलेगा। पहले साल 20,000 मिलेगा, दूसरे साल 20 तो 40 हो गया, तीसरे साल 20 तो 60 हो गया, चौथे साल 20 तो 80 हो गया, पांचवें साल 20 तो 1 लाख हो गया। मतलब आज जो मेरे जेब से 1 लाख रुपया गया
वो मुझे 5 साल में क्या होगा, वापस मिलेगा। 5 साल में क्या होगा, वापस मिलेगा। तो इसे कहा जाता है पे बैक पीरियड। समझ में आया? अब इस पे बैक पीरियड में 2 सब टेक्निक है। एक नॉर्मल पे बैक पीरियड जो मैंने अभी आपको बताया, और एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, तो आज हम कुछ नॉर्मल पे बैक पीरियड के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन नहीं करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख करके देता हूं, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लिखिए, प्रोजेक्ट ए require initial investment of rupees 1 lakh. Initial investment of rupees 1 lakh and will yield a cash inflow of rupees 25,000 per annum for 10 years. For 10 years. तो क्वेश्चन को शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं मैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, कैश इनफ्लो 25,000 per annum for 10 years. Calculate payback period. ठीक, अब देखिए, आज हमने किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उस प्रोजेक्ट से हमें हर साल 25,000 मिलेगा। कितने साल मिलेगा? 10 साल मिलेगा। कितने साल मिलेगा? 10 साल मिलेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि तुमने जो आज 1 लाख रुपया लगाया, वो कितने साल बाद तुम्हें वापस मिलने वाला है, मतलब पे बैक पीरियड। ठीक है, अब देखिए, अब यहां जो पैसा आ रहा है मतलब इनफ्लो, ये हर साल क्या है? सेम है। हर साल क्या है? सेम है। बेसिक क्वेश्चन लिया है, हर साल वो इनफ्लो क्या है? सेम है। जब हर साल इनफ्लो सेम रहेगा तो एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। मैं यहां लिखता हूं, पे बैक पीरियड is equal to initial investment divided by cash inflow per annum. Initial investment divided by cash inflow per annum. ठीक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया। कैश इनफ्लो पर annum कितना? 25,000। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये आएगा 4 इयर्स। कितना आएगा? 4 इयर्स। मतलब आज जो हमने प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया,
हर साल 25,000 रुपया वहां से इनफ्लो होगा, तो 4 साल में मुझे मेरा 1,00,000 रुपया क्या होगा, वापस मिलेगा। तो पे बैक पीरियड इज 4 years। लिख लीजिए या चेक देख लीजिए। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, calculate payback period and select the best on payback criteria and select the best on payback criteria. Calculate payback period and select the best on payback criteria. Make a 3-column project A or B, project A or B. Initial investment प्रोजेक्ट ए में 10 लाख, प्रोजेक्ट बी में 8 लाख, प्रोजेक्ट बी में 8 लाख। देन कैश इनफ्लो पर एनम, कैश इनफ्लो पर एनम 2 लाख, 2 लाख। Life of project 8 years or 10 years। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। अब यहां पर भी जो इनफ्लो है वो हर साल का सेम है, इनफ्लो हर साल का सेम है। तो यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करके ही क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था सर? फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। अब यहां प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, कैश इनफ्लो 2 लाख, प्रोजेक्ट बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख, कैश इनफ्लो 2 लाख।
तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये 5 इयर्स, ये 5 इयर्स। 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर्स की आवश्यकता नहीं है, 4 इयर्स। तो एक प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आया 5 इयर्स और एक प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आया 4 इयर्स। अब हमने क्या किया, कैलकुलेट पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑन पेबैक क्राइटेरिया। अब इसमें से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब पेबैक पीरियड में जिसका पेबैक पीरियड कम होगा, जिसका पेबैक पीरियड कम होगा, उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। जिसका पेबैक पीरियड कम होगा उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसमें प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड कम है, प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड कम है, तो प्रोजेक्ट बी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो नीचे लिखेंगे, लिखो नीचे, द पेबैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी, द पेबैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी इज लेस देन प्रोजेक्ट ए, इज लेस देन प्रोजेक्ट ए। Therefore, project B is selected. Project B is selected on the basis of payback criteria. On the basis of payback criteria. ठीक है, समझाइए। ठीक, अब यहां यदि आप देखोगे तो ये 2 लाख 10 साल देगा, मतलब यहां कितना मिलेगा, 20 लाख। ये 2 लाख 8 साल ही देगा, मतलब 16 लाख। ठीक है, लेकिन इसको कंपेयर करना ही नहीं है, जिसका पेबैक पीरियड कम होगा उसको ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। टोटल कहां से इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, कहां से कम आ रहा है, इसे हमें देखना नहीं है। जिसका पेबैक पीरियड कम है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझा है सबको ये? तो इसके पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन एक प्रोजेक्ट का लिया, यहां मैंने एक सिंपल क्वेश्चन 2 प्रोजेक्ट का लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, लिखिए, लिखो, calculate payback period, calculate payback period and select the best, select the best on payback criteria, payback criteria, payback criteria. Make a 4 column, project A, B, C, project A, B, C, project A, B, C. उसके नीचे लिखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखिए कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब ही हमारे पास से कितना पैसा बाहर गया, कैश आउटफ्लो। ए के नीचे लिखो 7 लाख, ए के नीचे लिखो 7 लाख, 7 लाख। बी के नीचे लिखो 6,50,000, बी के नीचे लिखो 6,50,000 और सी के नीचे लिखो 8 लाख, सी के नीचे लिखो 8 लाख। उसके बाद
कैश इनफ्लो पर आना, कैश इनफ्लो पर आना, कैश इनफ्लो पर आना। ए के नीचे 1,40,000, ए के नीचे 1,40,000, बी के नीचे 1 लाख, बी के नीचे 1 लाख, और सी के नीचे भी 1,50,000, सी के नीचे 1,50,000। ए के नीचे 1,40,000, बी के नीचे 1 लाख, ए के नीचे 1,40,000, बी के नीचे 1 लाख और सी के नीचे 1,50,000। देन लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट 10 years, 10 years, 10 years. Life of a project 10 years, 10 years, 10 years. करो सॉल्व, जल्दी करो, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। करो सॉल्व। हो गया क्या सॉल्व? हो गया? ठीक, देखिए ये समझा सबको? ये हमने सिंपल 3 बेसिक क्वेश्चन किए। अब ये जो हमने क्वेश्चन किए, इस क्वेश्चन में हमें कैश इनफ्लो पर एनम निकाल कर दिया था, कैश इनफ्लो पर एनम निकाल कर दिया था। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैश इनफ्लो क्या करना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े। कैश इनफ्लो जो है वो हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो अब हम एक क्वेश्चन वैसा सॉल्व करेंगे जिसमें कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, देखो लिखो। ऑरेंज लिमिटेड have decided to purchase a machine. Orange Limited has decided to purchase a machine to augment the company's installed capacity. To augment, AUGMENT, augment the company's installed capacity. Company's installed capacity.
There are three machines. There are three machines under consideration. There are three machines under consideration of the management. Under consideration of the management. The relevant details, including estimated yearly expenditure. The relevant details, including estimated yearly expenditure and sales are given below. फुल स्टॉप देके आगे लिखो. All sales are on cash. All sales are on cash. All sales are on cash. Check. The corporate income tax rate is 40%. The corporate income tax rate is 40%. Check. Make a 4 column. Particular machine 1, machine 2 or machine 3. Particular machine 1, machine 2, machine 3. Then initial investment. 6 lakh, 6 lakhs, 6 lakhs. Initial investment 6 lakh. तीनों भी machines. Then annual sale. यहां 5 लाख, यहां 4 लाख, यहां 4,50,000. 4,50,000. Annual sale 5 lakh, 4 lakh, 4,50,000. Then cost of production. 1,40,000, 1 lakh or 80,000. Cost of production 1,40,000, 1 lakh or 80,000. Then depreciation 60,000, 50,000 or 50,000. Administration and selling and distribution. Administration and selling and distribution expenses 20,000, 30,000 or 20,000. 20,000, 30,000 or 20,000. ठीक है. Calculate the payback period and select. Calculate the payback period and select the best profitable investment and select the best
profitable investment on payback basis, on payback period basis. ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां कैश इनफ्लो पर एनम नहीं दिया है, कैश इनफ्लो पर एनम नहीं दिया है, हमें यहां कैश इनफ्लो पर एनम निकालना पड़ेगा और फिर पहले का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, बाद में लिखिए। देखो, पर्टिकुलर मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। सबसे पहले कैश इनफ्लो निकालना है, तो सबसे पहले सेल्स मशीन 1 का सेल 5 लाख, मशीन 2 का 4 लाख, यहां 4,50,000, तो सेल्स 5 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,40,000, 1,40,000, 1 लाख और 80,000, 80,000। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस किया, फिर लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, expenses, administration and selling and distribution expenses 20,000, 30,000 और 20,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये भी एक्सपेंस है, इसको भी क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालते समय माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन 60,000, 50,000 और 50,000। तो अब ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये 140 प्लस 60 2 लाख, 2,20,000, तो 2,20,000, तो ये आएगा 2,80,000। 5 लाख में से 220 माइनस हो गया, 1 लाख, ये 180 यहां से माइनस होगा, तो यहां पर आएगा 2,20,000, 2,20,000। उसके बाद $80, 21 प्लस 50, 1,50,000, 4,50,000 माइनस 150, ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 3 लाख। तो यह आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस करेंगे टैक्स, इसमें से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना दिया है, ऊपर दिया था टैक्स रेट 40%, टैक्स एट द रेट 40%, तो 2,80,000 का 40% निकालो सब लोग, 2,80,000 का 40%, $1,12,000, इसका आएगा 88,000, इसका आएगा 1,20,000, 40
40% टैक्स माइनस किया तो यह आएगा 1,68,000। $132 1,80,000। तो इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अपने को चाहिए कैश इनफ्लो, मतलब कैश में कितना पैसा आया। अब वो कैश इनफ्लो निकालने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन मतलब जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। फिर आप बोलोगे सर यहां ऐड करना ही था तो यहां से माइनस क्यों किया? यहां से माइनस इसीलिए किया क्योंकि डिप्रिसिएशन का टैक्स में से बेनिफिट मिलता है, इस वजह से। यदि मैं यहां से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करता तो मेरा इनकम ज्यादा दिखा होता, प्रॉफिट ज्यादा दिखा होता। प्रॉफिट ज्यादा दिखा होता तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा होता, बराबर। अब डिप्रिसिएशन का टैक्स निकालने के लिए डिडक्शन मिलता है, इसीलिए पहले डिडक्शन क्लेम कर लिया। इनकम को 60,000 से कम कर लिया, 60,000 से इनकम को कम कर लिया तो टैक्स कम हो गया, बराबर। अब क्या करता हूं, इनफ्लो निकालना है। इनफ्लो निकालना है इसीलिए डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देता हूं। तो डेप्रिसिएशन 60,000, 50,000 और 50,000 इसको ऐड कर देंगे। अब ये जो आएगा इसे कहेंगे कैश इनफ्लो पर एनम। इसको ऐड करना है तो 228, इसको 182 कहेंगे, इसकी 182 आएगा और यह आएगा 2,30,000। ये आ गया आपके कैश इनफ्लोस। ठीक, अब पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। कैश इनफ्लो पर एनम। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख डिवाइडेड बाय 228। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पर भी 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,82,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पर भी 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,30,000। 6 lakh divided by 2,28,000, 2.63. 2.63. 6 lakh divided by 1,82,000, 3.296 years. 6 lakh divided by 2,30,000, 2.6, राउंड अप करेंगे तो 6,1। इसको यदि राउंड अप करोगे तो 30 कर सकते हैं। ठीक, 2.63, 3.3 और 2.61। ठीक, एक मिनट। आखिरी केस में जो
इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, ये 5 लाख है, सॉरी यहां 5 लाख करेक्शन कर लीजिए, यहां 5 लाख करेक्शन कर लो, तो यहां पर भी 5 लाख आएगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,30,000, तो 2.17 आएगा, 2.17। यहां करेक्शन कर लीजिए, यहां 5 लाख है। अब इसमें से किसका पेबैक पीरियड कम है? मशीनरी 3 का पेबैक पीरियड कम है, मशीनरी 3 का पेबैक पीरियड कम है, तो मशीनरी 3 को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, मशीनरी 3 को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। समझ में आया सबको? ये नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आया जिसमें हमने सिर्फ नॉर्मल पेबैक पीरियड निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसमें और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर आगे अगली टेक्निक पढ़ेंगे। थैंक यू, सबको समझ में आया है इतना? ठीक, कुछ डाउट होंगे तो वो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो ग्रुप पर शेयर करके, ठीक। थैंक यू।